बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री सब्जेक्ट 6 क्लास का आज सेकंड टॉपिक हम करने लगे हैं। इससे पहले हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था कि ये तहज़ीब कब वजूद में आई, इसकी लोकेशन क्या थी, इसके लोग कैसे रहते थे, इसकी सिविलाइजेशन के जो मेन किरदार थे वो क्या थे, लोग कैसे खाते थे, क्या पहनते थे, क्या खेलते थे, उनकी स्कूलिंग क्या थी। मतलब जो कुछ भी हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा वो सारा मेसोपोटामिया की तहज़ीब के बारे में था। अभी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सेकंड टॉपिक क्लियर करने लगे हैं जो इजिप्ट सिविलाइजेशन के ऊपर है। ये बिल्कुल उसी तरह से उसी स्टडी स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इसे डिस्कस करना है जैसे हमने मेसोपोटामिया को डिस्कस किया था कि लोकेशन हमने देखी, हमने उसका एरिया देखा, हमने उनकी सोशल स्ट्रक्चर को देखा, हमने उनके वर्किंग कंडीशंस को देखा, हमने उनको रिलीजियस मैटर्स को देखा। इजिप्ट सिविलाइजेशन का अगर कंटेंट हम पढ़ते हैं तो मेन कोई 4-5 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, जिनको हमने समझना है और इन्हीं से रिलेटेड आम तौर पे सवाल आते हैं। इस इजिप्ट सिविलाइजेशन को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी कदीम ज़िंदगी के जो अजायबात हैं उनमें से भी हम देखते हैं कि अहराम मिस्र या पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट बड़े सुनने और देखने को मिलते हैं। इवन आज भी उनका वजूद पाया जाता है। अच्छा, मिस्री तहज़ीब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे वो ये हैं कि इसका आगाज़ कब हुआ, इसकी लोकेशन क्या थी, दरियाए नील के किनारे अगर ये आबाद हुई तो क्या वजह थी कि दरियाए नील को ही इन्होंने चुना, जबकि मिस्र तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका एरिया बहुत बड़ा है। तो क्या ही वजह थी कि सिर्फ इस दरियाए नील के किनारे ही सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है वो आबाद हुई है। मिस्र के लोगों की ज़िंदगी को हमने पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर है उसे हमने समझा है, उसको हमने पढ़ा है। फिरौन के बारे में हम पढ़ेंगे और पिरामिड्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सवाल बहुत अहम है, 3 से 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर से बनते हैं। सो डिटेल वाइज हम और टॉपिक वाइज इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें मिस्र के बारे में मालूमात मिलती हैं वो ये कि ये 4000 कबल मसीह यानी BCE का टाइम था। आप यूँ समझे कि मेसोपोटामिया की जो तहज़ीब थी वो ऑलमोस्ट कोई 5000 के अराउंड BCE में चल रही थी और ये उसके पैरेलल बिल्कुल 4000 BCE के अंदर चल रही थी। अब जो कंटेंट हमें यहाँ पे बुक के अंदर देखने को मिलता है, द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इजिप्ट बिगेन्स इन द नील रिवर वैली ऑफ अफ्रीका, यानी ये बर-ए-आज़म अफ्रीका था जिसके अंदर ये दरियाए नील के करीब दरियाए नील की इस वैली के अंदर ये आबाद हुई थी। बेसिकली दरियाए नील के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसकी सारी डिटेल क्या थी, लेकिन हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि जिस तरह मेसोपोटामिया का तारुफ हमने पढ़ा कि ये तहज़ीब आबाद हुई टारगेस और इफ़रेट जो दरिया थे उनके दरमियान में ये जाके आबाद हुई, बिल्कुल इसी तरह से जो मिस्री तहज़ीब है ये और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दरिया के किनारे आबाद हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जी रोल ऑफ द रिवर नील, कि दरियाए नील का इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर क्या किरदार है। अच्छा, दरियाए नील के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा दरिया है। नंबर 2 में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ये भी हमारे पास एक MCQs के अंदर सवाल आएगा जो कि हमारे सामने होना चाहिए क्लियर। अब हमें इसकी लेंथ के बारे में बुक के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे बताया है, वो 6650 किलोमीटर है। माइल्स के अंदर भी उन्होंने कवर किया है। अच्छा, ये दोनों फिगर हमारे सामने होनी चाहिए। MCQs के अंदर बाज़ औक़ात माइल्स के को लेकर पूछ लेते हैं और बाज़ औक़ात किलोमीटर को लेकर पूछ लेते हैं। अभी तक जो चीज़ें हमें इस टॉपिक से रेलेवेंट कवर करनी है वो ये कि दरियाए नील की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी तमाम तर जो अहमियत और जो किरदार है इस इजिप्ट सिविलाइजेशन के ऊपर वो हमने देखना है। दरियाए नील शुरू होता है 2 मेजर ट्रिब्यूटरी से, 2 शाखों से, जिनको एक हम कहते हैं वाइट नील और दूसरी को कहते हैं ब्लू व्हील। विक्टोरिया लेक के करीब से शुरू होते हैं। एक चीज़ ये कि ये वाहिद दरिया है जो कई सारे मुल्कों के अंदर से होके आता है।
आम तौर पे हमने छोटे छोटे और दरिया देखे हैं जो मुल्कों के अंदर ही बह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सवाल ये आ सकता है कि इजिप्ट सिविलाइजेशन में दरियाए नील का जो बहाव है वो किस किस मुल्क के अंदर से होता है। अब वो ग्रुप में भी आ सकते हैं, इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है, युगेंडा है, कॉन्गो है, कीनिया है, इवन सो एंड सो है। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी अहमियत का हम अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि मिस्र की जो तहज़ीब है उसका सबसे बड़ा ये दरिया था। इसके अंदर इसे रिच सॉइल, फर्टाइल सॉइल, या आप इसे कह लें कि बड़ी अच्छी मिट्टी यहाँ से प्रोवाइड होती थी ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। मतलब खुराक की फरावानी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अगर किसी दरिया ने अदा किया है मिस्र की तहजीब में तो वो नील है। अब 3 मेजर उस वक्त की क्रॉप्स थी। हाउ मैनी क्रॉप्स डेट आर इम्पोर्टेंट इन इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो आपके एमसीक्यूज में उसका आंसर होना चाहिए 3 क्रॉप्स। नंबर 1 वीट है, नंबर 2 फ्लेक्स है, नंबर 3 पापायरस है। अच्छा, वीट के बारे में हम सभी जानते हैं, गंदम में इसे उगाया जाता है, इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, ये मैदानी इलाकों में उगाई जाती है। इसके बारे में हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर भी जिक्र मिलता है। में हम फ्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो फ्लेक्स एक कपड़ा बनाने का एक सोर्स था जहाँ से एक नरम कपड़ा बनाया जाता था, और मिस्र में ये कपड़ा बहुत मशहूर था। इवन के गंदम और इस कपड़े की इजिप्ट सिविलाइजेशन के लोग जो मिडिल ईस्ट है वहाँ तक ये इस दरिया के किनारे इसकी तिजारत, इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इसे बाहर लेके जाते थे, इसे सेल किया जाता था और ये बड़ा मशहूर था उस ज़माने में। पपायरस जो है ये बेसिकली अगर हम इसे उर्दू में पढ़ते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे इसे कहते हैं नरसल का पौधा, या आप इसे यूं लगा लें कि जो हमारे जोहड़ होते हैं, तालाब होते हैं या कोई नाले होते हैं जिनमें पानी बह रहा होता है, ये उनके किनारे अक्सर आबाद हो जाते हैं। खुश्क लकड़ी होती है इनके अंदर, कोई ऐसा लंबा चौड़ा फल नहीं होता। इनसे टोकरियां बनाने का काम लेते, छतें तैयार करते थे जो इनका कमरों की छतें होती थी। इसके बाद इसे भूसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इसके जो मिस्री तहजीब है उन्होंने इस दरिया का भी बड़ा बेहतर इस्तेमाल सीख लिया था, और इस दरिया के अंदर उगने वाले जो पौधे थे जो उनका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से इन्होंने सीख लिया था। अब दरियाए नील को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था कि ये एम्पायर रूलर एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो गवर्नमेंट होती थी, अपना जो एरिया होता था उसे लुक आफ्टर करने के लिए भी वो ट्रैवल करता था। नंबर 2 हम देखते हैं कि ये कैरी पीपल, लोगों को लाने और ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता था ये दरिया। अब इसकी इम्पोर्टेंस है जो हमने इन शॉर्ट छोटे छोटे पिन पॉइंट में क्लियर करनी है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, लोगों को लेके जाने और लेके आने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने के लिए काम करता था। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो उनके जो माल मवेशी हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, जो एक जगह की ट्रेड है वो दूसरी जगह पे आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इनसे लिया जाता था। दूसरे नंबर पे कि ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बड़ा अच्छा काम आता था कि यहाँ से लोग पानी इस्तेमाल करते थे अपनी फसलों को लगाने के लिए और उनकी पैदावार बेहतर ली जाती थी। दूसरा, इस दरिया की जो मिट्टी थी बनाने के लिए या बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि ये जो इसकी जो सॉइल है वो बड़ी नरम और सॉफ्ट होती थी, जिसे हम क्ले सॉइल भी कहते हैं। क्ले सॉइल को आमतौर पे चिकनी मिट्टी और वो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, खुश्क ईंटें और मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन का। अच्छा, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ही बड़ा आसान है कि सोशल का मतलब होता है लोगों के रहन सहन का तरीका। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी चीज़ जिसे हम पढ़ के ये समझ लें कि लोगों के ऊपर नीचे, नीचे और नीचे कौन कौन लोग आबाद थे। तो सबसे टॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर वो था फिरौन, यानी सबसे बड़ा हाकिम, सबसे ऊपर जो होता था वो फिरौन होता था। और इसको इन्होंने 6 कैटेगरीज या 6 क्लासेस में डिफाइन किया है। जो फिरौन है उसकी हेल्प के लिए मौजूद होते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनको वजीर का नाम या वजारत का नाम दिया जाता था। वजीर रखे हुए थे जो इस किंग की हेल्प करते थे। मज़ीद इस किंग की हेल्प के लिए
एक तीसरा दर्जा और भी था जो थर्ड ग्रेड पे होता था, वो नोबल्स थे, यानी अमीर कबीर किस्म के जो ताजिर होते थे, जो दौलतमंद होते थे, या प्रीस्ट होते थे, जो पादरी, जो उस वक्त के बेहतरीन और आला पादरी होते थे, वो भी इस फ़िरौन की हेल्प के लिए इस कैटेगरी में, इस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होते थे। अब हमने पहले 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये पहले 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर रेलेवेंट करते हैं कि फ़िरौन की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे और नोबल्स होते थे, प्रीस्ट होते थे। अच्छा, चौथे नंबर पे स्क्राइब्स और सोल्जर्स आते थे। स्क्राइब्स बेसिकली होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो तबका जो लिटरेट होता है और जो एजुकेट होता है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे हम स्क्राइब्स बोलते हैं, और ये बादशाह के दरबार में मौजूद होते थे। सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, जो आम तौर पे दिफा के काम के लिए काम आते थे। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है वो आता है आर्टिसंस का, क्राफ्टमैन का, मर्चेंट्स का, लेदर वर्क जानते हो, पोर्टर्स थे, ब्रिक मेकर्स थे, ज्वेलर्स थे, मतलब ये हुनरमंद लोग होते थे जो काम करते थे। और नंबर 6 पे आता है, सबसे एंड पे जो नीचे का दर्जा था वो था पीसेंट्स थे या स्लेव्स थे। अब पीसेंट्स जो हैं ये किसान होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, माल मवेशी और गल्लाबानी करते हैं, और स्लेव्स जो थे वो गुलाम थे। इस सोशल स्ट्रक्चर को इन्होंने पायरामाइड में भी क्लियर किया है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो फ़िरौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सोल्जर्स और स्क्राइब्स हैं, ये 2 कैटेगरी एक थी। उसके बाद आर्टिशंस थे, फार्मर और स्लेव्स थे, मतलब किसान जो गल्लाबानी करते हैं, फ्रूट उगाते हैं, रोटी बनाते हैं। यहाँ पे डक्स की तस्वीर बनी हुई है, गंदम कटाई की तस्वीर बनी हुई है। इसके साथ साथ गले को साफ करने वाले लोग थे, फल फ्रूट बनाने वाले लोग थे, मतलब और ये हल चलाने वाले लोग थे। सबसे बॉटम में जो लोग बैठे हुए थे वो गुलाम थे। अब इसी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम 2-3 चीज़ें और ऐड कर लें कि ये जो लोग थे ज़्यादातर ये गांव में रहते थे। ये आम तौर पे अपनी जो कुकिंग है, जो खाना बनाते थे, वो डिशेस यूज़ होती थी क्ले में। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी के अंदर होती थी। ये आम तौर पे फ्रूट, वेजिटेबल, लैम्ब, गोट और दूसरी फूड्स इस्तेमाल करते थे। घरों के अंदर छोटी छोटी विंडो बनाई हुई थी, फर्नीचर छोटा छोटा रखा हुआ था। इसके अलावा इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं कि इनके घरों की जो छतें होती थी, जो घरों का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने मेसोपोटामिया के अंदर पढ़ा था कि वो छोटे छोटे घरों के ऊपर एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो घरों के ऊपर एक दूसरे ऊपर बना के रखते थे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल फ्लोर घर होते थे, लेकिन आम तौर पे वो फ्लैट हुआ करते थे, और गर्मियों में उनके ऊपर सोने के लिए गर्मियों में उसे यूज़ किया जाता था, क्योंकि मिस्र के अंदर ज़्यादातर गर्मी होती है। वो कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे गर्मी है। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की एक और आगे जो पॉइंट है उसे क्लियर करते हैं रिलीजन का, तो रिलीजन में हमें ये चाहिए कि इन्होंने बहुत से खुदा, देवी और देवताओं को इन्होंने अपनी उनकी पावर के हिसाब से इनको अपने अकीदे के अंदर शामिल किया हुआ था। आम तौर पे गांव देहात के अंदर जो लोग थे वो एक ही खुदा की इबादत करते थे, वो एक ही बंदे को मानते और जानते थे। इसके अलावा जो है शहरी आबादी के अंदर जो लोग थे वो मुख्तलिफ खुदाओं को उनकी इबादत करते थे। इबादत को कुर्बानी भी वो देते थे, इनकी रजामंदी या इनकी लक हासिल करने के लिए उनको भेड़ बकरियां, उनको कुछ ना कुछ वो चढ़ाते रहते थे। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1500 खुदा इन्होंने अपने कंटेन थे। इनके रिलीजियस कायद के अंदर 1500 खुदाओं की ये इबादत करते थे। ये तस्वीर भी हमें देखने को मिलती है। एक और टॉपिक इसी के रिलीजियस से रिलेटेड जो 3-4 लाइनें ये नीचे रह गई हैं, इनमें भी है द फिरौन वाज बिलीव्ड द पार्ट ऑफ द मैन एंड द गॉड, यानी फिरौन एक वाहिद ऐसा बंदा होता था जिसे ये लोग अपने अकीदे में खुदा का भी हिस्सा समझते थे और इंसान का भी हिस्सा समझते। हम इसी सोशल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट करने वाले वो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्यूनिफॉर्म्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा था मेसोपोटामिया के अंदर। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो स्क्रिप्ट है इनका। ये जो शक्लें थी तस्वीरों की शक्ल में जो मटेरियल होता था जिसे ये लिख के और साउंड दे के अल्फाज की अदायगी के साथ बोलते थे, इसे हेरियोग्लिफिक्स का नाम देते हैं। और ये 3100 BCE के अंदर ये आबाद थी। इसे कुछ कलर्स दिए हुए थे, येलो, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू किस्म के कलर थे जिनसे ये इंडिकेट और हाईलाइट की जाती थी।
नेक्स्ट आता है जी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो जैसा कि हमने इनका सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा है, सबसे जो मेन पार्ट इनका होता था वो फ़िरौन होता था इनकी सोशल हिरार्की के अंदर। उसके बाद वज़ीर और कोई एग्जेक्टिव हेड्स आते थे इनकी ब्यूरोक्रेसी में। जो आला दर्जे के हाई प्रीस्ट होते थे, जो आला दर्जे के पादरी होते थे, वो भी हेल्प आउट करते थे इसी फ़िरौन को, ताकि इसकी गवर्नमेंट आसानी के साथ इसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। की ज़िम्मेदारी होती थी कि अमन व अमान कायम किया जाए। ये सुप्रीम लीडर होता था मज़हब के हवाले से। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया पिरामिड्स का। पिरामिड्स बेसिकली एक ऐसा आप यूँ कह लें कि ट्राइलेटरल या पॉलीगन शेप का एक ऐसा चैम्बर होता था जिसे ये एक ऊपर बनाते बनाते इसे कंप्लीट करते थे। इसके अंदर ज़्यादातर जो है मम्मीज़ रखी जाती थी इसकी फ़िरौन की। इसके 3 कैबिन बनाए जाते थे, किंग चैम्बर था, क्वीन चैम्बर था और ग्रैंड गैलरी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इजिप्ट सिविलाइजेशन को बड़े अच्छे से कवर कर लिया है।